नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो किस क्लास है? गणित पेडागोजी। गणित पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कई तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ। और ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपकी जो पेडागोजी है ना, ये गणित की ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे। तो अगर भाई आप नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास देख रहे हो ना, उसको सीरियल वाइज देखो। यानी उस पर जितनी क्लासें पड़ी हुई हैं उनको सीरियल वाइज देखते चले जाओ, आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी बेहतरीन टेक्निक है कि सीडीपी का जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है फर्स्ट पेपर में, आपके 90/90 आएंगे। और सेकंड पेपर में 75 का पोर्शन होता है सीडीपी का, 75/75 आएंगे। 1-2 नंबर कहीं कट जाए तो कट जाए, अदरवाइज पूरे पूरे नंबर आते हैं। मेरे बच्चों के तो आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ और आपको ही पढ़ाता हुआ मिलेगा भी नहीं। तो इसको समझने के दो तरीके हैं कि एक तो क्लास जो भी है उनको सीरियल वाइज देखिए। दूसरी चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए, ताकि आपको सारी की सारे क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अगर आपकी एक क्लास छूटेगी तो समझ लो आपका बहुत कुछ छूट जाए। क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, और रोज़ कम से कम 3-4 वीडियो देखो, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 46। और भाई जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो, और जो जो चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ उसको आप लिखते रहें। ये आपकी थ्योरी हो जाएगी। ज़्यादा आपको इधर उधर से कहीं थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट में इतनी ही थ्योरी आती है। सीटेट का आधे से ज़्यादा जो पोर्शन है वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। तो हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, थ्योरी कम करेंगे क्योंकि कम ही आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होगी। अच्छी बात है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मेन क्वेश्चन ये है कि फीडबैक का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो भाई सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? वही होगा जो तरीका पॉजिटिव होगा। यानी कि हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी है, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं हमें। जैसे हमें पॉजिटिव वर्ड्स मिलेगा समझ लो हमारा आंसर मिल गया। बट एक चीज़ तो को ध्यान रखना, मैथमेटिक्स की जो पैड़ा है ना, इसमें थोड़ा हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव पे डिपेंड मत रहना, थोड़ी सी बुद्धि लगाना अपनी बस। चलो पहला देखेंगे। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचने और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। यानी कि वो पूरी कक्षा के साथ चर्चा करे। देखो चर्चा करना पॉजिटिव होता है, इट्स ओके। लेकिन वो चर्चा क्या कर रहा है ये देख लो, कि वह उन तरीकों के बारे में बात कर रहा है जिससे कि हम उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो चलो इसको होल्ड करें क्योंकि इसमें चर्चा तो पॉजिटिव आया ही है। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें। यानी कोई एक कॉपी बच्चे की, किसी भी बच्चे की जो कॉपियाँ रखी हुई हैं टेबल पर, उनमें से एक उठा ले और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा कर। देखो बोर्ड होता है नेगेटिव, ध्यान रखना। चर्चा करना तो पॉजिटिव होता है। तो देखो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल होने वाला है, बट आप यहीं रहिए, मैं आपको इसको बिल्कुल समझाऊंगा। तीसरा देखेंगे। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए कहा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, मेरे यानी कि उस क्लास में जो एक रोल नंबर है और जो 2 रोल नंबर है, दोनों एक ही बुद्धि के बच्चे होंगे। एक ही बुद्धि का मतलब कि उनका लेवल लगभग लगभग बराबर होगा, तो वो एक दूसरे की कैसे जांच करेंगे, और ये नहीं करवाना आपको, ये बिल्कुल नेगेटिव है। चौथा देखो। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए। समझ पॉजिटिव। और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। अब देखिए, अब हम एक तो ये जो थर्ड है ये तो बिल्कुल नेगेटिव, इसको तो बिल्कुल हटा दो। देखो हम चर्चा चारों पे करेंगे, और चारों जो ऑप्शन है चारों पे करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। यही थ्योरी होती है भाई, और यही समझाने का तरीका है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स भेज दो, मैं नोट्स भेज देता हूँ। फिर कहते हैं जी हमें आंसर भी भेज दो। देखो भाई, अगर मैंने आपको आंसर भेज दिए तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि नोट्स में दम नहीं होता है। दम होता है कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, आप उस क्वेश्चन को कितना समझ रहे हो, कितना आपके दिमाग में जा रहा है। क्योंकि रटने से, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं है। आप जब जाओगे ना अपने पेपर देने के लिए, तो आप अपना दिमाग ही लेके जाओगे। तो दिमाग में इन चीज़ों को समझ लो, रटो मत। और मैं समझाता ही हूँ, रटवाता नहीं हूँ। चलिए पहला देखेंगे कि वो कक्षा में चर्चा तो कर रहा है, लेकिन क्या तरीका कि ये ढूंढने के लिए भी उत्तर सही कौन सा हो। तो बच्चा सही उत्तर ढूंढ लेगा, उसे समझ में आए या ना आए। तो इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। दूसरा देखो, वह कोई एक कॉपी निकाल ले, मान लो किसी बच्चे की कॉपी निकाल ली, मॉनिटर की कॉपी ले ली। अब उसने, बच्चे ने जैसे कर रखा है, जैसे उसका आंसर है, बस सिर्फ आप उसको समझा दो। तो भी ये तो भाई एक तरफा बात होगी, आप एक ही तरीका बता रहे हो। अब यहाँ देखो, वह हर सवाल को करे टीचर खुद,
जब टीचर प्रत्येक सवाल को करेगा तो बच्चे को प्रत्येक सवाल समझ में आएगा। और फिर बच्चे स्वयं, और ये जो वर्ड है ना स्वयं, अगर ये बच्चे के लिए आ जाए कि बच्चा स्वयं कोई काम करेगा, तो ये समझ लो ये 200% पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो बच्चे को दी जाती है। बच्चा कुछ भी करे वो पॉजिटिव है, तो भाई बच्चा यहाँ स्वयं जांच कर रहा है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। ध्यान रखो नेगेटिव पूछा है। आकलन करना गणित में होता है, पक्षांतरण ये भी होता है, मानस दर्शन ये भी, कंठस्थ मानस दर्शन हालांकि प्राइमरी लेवल पे कम देखने को मिलता है, बट जो ये फोर्थ है ना, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, नकल करना, दोहराना, सुनाना, ये शब्द कहीं भी आ जाएं सब के सब नेगेटिव हैं, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव है सीटेट में। इससे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, तो वो नेगेटिव ही पूछ रहा था, आप नेगेटिव को आंसर कर दो। तो देखो भाई, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाते हो ना तो बड़ी जल्दी आंसर मिलता है। जैसे मान लो जब आप अभ्यस्त हो जाओगे नेगेटिव पॉजिटिव के, तो बस आकलन करना, हाँ पॉजिटिव, पक्षांतरण ये भी होता है, ये भी होता है, कंठ। और अगर मान लो आपको ये नहीं भी पता, बट मैंने ये बता दिया कि जो कंठस्थ करना है ना ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसको आंसर कर दो, खत्म कहानी। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या अभ्यस्त कैसे होगे? इसका तरीका क्या है कि मेरे पास पीडीएफ है, और उस पीडीएफ में लगभग 3000 क्वेश्चन है सीटेट के, जिन पे आप प्रैक्टिस करो। और देखो भी ऐसे ही क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन आएंगे, ये सब सीटेट के ही तो क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे सर आप तो ये तो आ चुके, आप कराओगे, इसे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो भाई मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, वर्ड्स समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो बदल देंगे, जो वर्ड्स हैं जो शब्द हैं वो तो यही होंगे, और बस शब्दों का ही सारा खेल है, और शब्द ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप इन शब्दों को सीखो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे 10 या 12 वीडियो देख लो। और वीडियो किसके देखना मैं पहले बता दूँ आपको, हिंदी, ईवीएस और सीडी के 10 या 12 वीडियो देख लो। इसके बाद कोई सा भी सीटेट का पेपर उठा लेना और हिंदी, ईवीएस और सीडी करके देख लेना। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व ना होने लगें तो आप मेरा चैनल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सॉल्व होने लगें तो यहाँ तैयारी करो, आपका जितने परसेंट का हो उतने परसेंट ही गारंटी लेता हूँ आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो क्या निकालेंगे? नेगेटिव। अब देखो ये क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड नहीं है, ये थोड़ा सा अपनी समझ लगाना पड़ेगा। उसने कहा क्या प्रारंभिक संख्या, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो हम संख्या की बात करते हैं उसमें मापन होता है, वर्गीकरण होता है, वर्ग समावेश होता है, संरक्षण नहीं होता है, ये नेगेटिव है यहाँ पे। तो आंसर डी करेंगे, सीधा सीधा था ये। तो संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भाई पहले तो समझ लो संख्या और संख्याक होता क्या है। अगर मैं देखो संख्या की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि 4 आम लाओ, 4 आम। अब जो इसमें ये 4 है ना ये संख्या है, अब मैंने कह दिया 6, तो ये जो 6 लिखा है ना ये संख्या का बोध करा रहा है, संख्या का बोध, ये संख्या नहीं है, ये संख्या का बोध करा रहा है। हमारे दिमाग में एक फिगर जा रही है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 इतने होते हैं, तो ये जो 6 है ना ये उस 6 का बोध करा रहा है। अब इसको दिखाओगे आप कैसे? आप इस 6 को ऐसे दिखाओगे, इस 4 को ऐसे दिखाओगे, तो जो ये जो चिन्ह बना दिया इसको हम कहते हैं संख्याक, ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे, संख्याक एक प्रतीक है, सही बात है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कि जो संख्याक होता है वो एक चिन्ह होता है, जैसे ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये सब संख्याक है, ये सब चिन्ह है। किस चीज़ के लिए चिन्ह है? जैसे हमने कहा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं में का हमने ये चिन्ह बना दिया 0, तो ये क्या है? ये संख्याक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। दूसरी, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लो ये संख्या है 5, अब इसको हम इसी वाले चिन्ह से तो दिखाएंगे, किसी दूसरे से थोड़ी दिखा पाएंगे, तो भाई ये बी गलत है। अब देख लो, ए और बी दोनों शुद्ध हैं? नहीं। ए और बी दोनों अशुद्ध हैं? नहीं। ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है, ये सही बात है। बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है? नहीं, ये बात गलत है। ए शुद्ध है कि संख्याक एक प्रतीक है जिस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो बात ठीक है, यानी कि ए शुद्ध है। और एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं, ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो गया सी। ये सीधी सीधी थ्योरी थी, मैंने आपको बता दी। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17, यानी कि एक टोकरी देखो यहाँ पर रखी हुई है और दूसरी टोकरी यहाँ पर रखी हुई है। इसमें 15 संतरे हैं और इसमें 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे, यानी कि इस टोकरी के भी मिला दो और इस टोकरी के भी मिला दो, फिर बता दो कि भाई टोटल कितने संतरे हैं। पहला तो ये। दूसरा क्या है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत
मैं बजट, जैसे मान लो ये फ़ोन है, ये मैं बना देता हूँ इसके बटन, और ये 9,950 रुपये का है, और इसी 9,950 रुपये में 375 रुपये की वृद्धि हो गई। ये कह रहा है नई कीमत क्या है। ये दो चीज़ें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ तो संवर्धन की बात हो रही है एक तो, और एक समुच्चयन की बात हो रही है। तो संवर्धन और समुच्चय समझ लो पहले आप। अगर आप ये समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो, समुच्चयन क्या होता है। समुच्चयन का मतलब होता है कि जैसे दो अलग अलग, जैसे एक टोकरी है यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया समुच्चय। और संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि होना। अब यहाँ पे वृद्धि, लेकिन किस में, पहले से जो चीज़ है उसी में वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 थे और यहाँ पे 17 थे, तो ये दोनों अलग अलग थे, तो इनको जोड़ा तब वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या है कि इसका 9,950 रुपये था और यही बढ़ गया। यहाँ के लिए तो हम कुछ और लेके आए। जैसे सपोज करो यहाँ 15 संतरे थे और ये 15 संतरे बढ़ के अपने आप ही 20 हो जाते, कहीं और से ऐड ना करना पड़ता। और जो यहाँ पे हुआ, यानी कि मोबाइल के फ़ोन में वृद्धि हुई, तो ये दोनों एक जैसे होते। बट है क्या कि इन दोनों को जोड़ा गया है अलग से लाके, तो इसको तो हम बोलते हैं संवर्धन, पहली बात। और इसको तो बोलेंगे हम समुच्चयन, अलग से लाके जोड़ा जाए। और संवर्धन का मतलब जी उसी मूल्य में वृद्धि हो गई जिस मूल्य की आप बात कर रहे थे। इसको थोड़ा और दोबारा बता देता हूँ। संवर्धन कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, ये संवर्धन। देखो, संवर्धन का मतलब होता है कि 10 रुपये थे, किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी और अब ये 11 हो गई, तो यही 10 रुपये तो बढ़ के 11 हो गए, कहीं अलग से तो नहीं जोड़ेगा इसमें। और समुच्चयन का मतलब होता है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये मान लो ये मेरी पॉकेट है, उसमें 10 रुपये हैं और किसी ने 10 और डाल दिए, तो ये कहीं और से आए 10, तब ये ऐड हुए। और सेम, तो ये क्या हुआ, अगर ऐसे इस तरह से ऐड हुए तो समुच्चयन हुआ, और खुद ही बढ़ गए तो संवर्धन हुआ। ये मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो पहले में तो समुच्चयन हो रहा है और दूसरे में संवर्धन हो रहा है। तो अब देख लो तीसरा, देखो, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी संवर्धन को। ये संवर्धन का मतलब है कि यही मोबाइल की कीमत थी, यही बढ़ गई, कहीं अलग से कुछ नहीं आया। जबकि यहाँ 17 अलग थे, 15 अलग थे, दोनों को जोड़ा गया तब ये बढ़े। तो इसको जो तब बढ़ेंगे तो ये समुच्चयन है और ऐसे बढ़ेंगे तो संवर्धन है। तो इसका सी आपका आंसर रहेगा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला देखो, लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई, अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब किसी के अनुसार पूछा जाए ना तो हमें उसी के अनुसार बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जब अगर आपने पियाजे को पढ़ा हुआ है तो आपको ये आता है, नहीं तो नहीं आता। तो पियाजे आप पढ़ेंगे मेरे चैनल पे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ और आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ कि इसका आंसर है बी। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यानी कि जैसे मान लो आयतन की अगर मैं बात करूँ और आपने बच्चे को दे दिया, क्या कहते हैं, एक गोला दे दिया, ठोस दे दिया, तो जब उसके हाथ में दोगे ना तो पहले वो उसके भारीपन को महसूस करेगा। आयतन वो बाद में समझेगा कि आयतन क्या होता है। तो भार बच्चा पहले सीखता है, आयतन उसके बाद सीखता है। ये पियाजे कहते हैं। तो इसको आंसर कर दो जब पियाजे कहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना परिचय मूर्त वस्तुओं के द्वारा दी गई संख्या का साथ युगलन की क्रिया द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वह देखें, भाई जो टीचर थी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, कि वो एक तो सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाना चाह रही थी और इस संकल्पना को पढ़ाने के लिए उसने मूर्त वस्तुएं ली, जैसे कंचे ले लिए, पेंसिल ले ली, रंग ले लिए, ये सब चीज़ें ली। युगलन का मतलब जोड़ करना है ना, जोड़ के माध्यम से, जो क्योंकि वो सम विषम सिखा रही है। मान लो 10 हमने कहा सम, फिर इसमें एक जोड़ दिया तो 11 हो गई, विषम हो गया तो जोड़ भी चलेगा साथ साथ या घटा भी चलेगा इसमें साथ साथ। और सम और विषम बता रही है और मूर्त चीज़ों से बता रही है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों को से यह जांचने के लिए कहा कि वह देखें रंगों के डिब्बों में क्रियोनों की कुल संख्या सम है या विषम है, क्योंकि वो सम और विषम संख्या पढ़ा रही है। तो इसी के भी एक कलर का बॉक्स है, उसमें देख रही है कि जो वो कलर से बताओ सम या विषम है। उसकी गणित की जो कॉपी है बच्चों की, उसके जो पेज हैं वो संख्या सम है या विषम है। क्रेयोनियों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या कहलाएगा। देखो, उसने पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ उसको जांच भी रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन।
तो देखो इसको हम बोलते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। और जो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है ये पॉजिटिव होता है, और वो इतना सारा काम करा रही है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करा रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ पूछना चाह रही है। तो आप इसको आंसर कर दो अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसके लिए एक अलग से वीडियो है जो आपको जल्द ही मिल जाएगा, आप वो वीडियो को देखना। एक बार आपको समझा दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में या अधिगम के अंत में, ये सब आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर करेंगे हम ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन। 53 कक्षा 2 में व्याकलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। ये इस तरह का उसने बना दिया, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 10 है, 10 यहाँ देखो 10 जमा 1, यहाँ पे लिखो कितने होंगे, 11 होंगे। 10 घटा 1 कितने होंगे, 9 होंगे। फिर यहाँ और चला, अभी 10 में से 4 माइनस करो, यहाँ लिखो कितने होंगे। 10 में 2 जोड़ दो कितने होंगे, 10 में 2 घटा दो कितने होंगे, 10 में 3 घटा दो कितने होंगे, 10 में 5 घटा दो कितने होंगे, 10 में 2 जोड़ दो। ये जोड़ घटा चल रहा है भाई मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको समझा दिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? पहला है संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना। सही बात है भाई, जोड़ घटाई तो करवा रहा है और तो कुछ करवा रही है। संकलन मूल्यांकन, संकलित नहीं, यहाँ पे व्याकलन भी हो रहा है और संकलन, दोनों चीज़ें हो रही हैं। छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिर्फ मज़ा हो रहा हो वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। मस्तिष्क का गणितीयकरण, गणितीयकरण मत करो, बच्चे के मस्तिष्क को ज़्यादा तेज मत करो, है ना। तो इसमें कुछ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पहला ही हो रहा है, इसमें जमा हो रहा है और घटा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है किस चीज़ की? तो देखेंगे भाई पॉजिटिव चीज़। देखो ये जैसे मैं बताता हूँ ना, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जो चीज़ भी हम करवा रहे हैं ना विद्यालय में या क्लास के अंदर, वो सब पॉजिटिव हैं। जो नहीं करवा रहे हैं या जो नहीं करवानी चाहिए वो नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ हो रहा है, करवा रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, आयत बना रहा है, तो किस चीज़ की जाँच करेगा? कोई पॉजिटिव चीज़ ही ढूंढेगा वो इसमें। शिक्षार्थियों के ज्ञान की, ज्ञान नेगेटिव शब्द है। अगर ज्ञान की जगह लिखा होता अभिसंज्ञान या संज्ञानात्मक तो पॉजिटिव हो जाता है। इसको लिख लिया करो कॉपी में साथ साथ। शिक्षार्थियों के समझ या बोधगम्यता की, देखो समझ और बोध दोनों वर्ड पॉजिटिव हैं। शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता या सृजनात्मकता की जांच, सृजनात्मकता भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के याद करने की शक्ति को, याद करना, रटना, स्मरण, कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो पहला और चौथा तो नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, एक तो दूसरा और एक तीसरा। तो जब ऐसा आपके साथ कई क्वेश्चनों में होगा, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओगे, तो आपको क्या करना है? आपको पहला क्या काम करना है कि आप ये देखो कि विस्तार कहाँ है ज़्यादा। अब देखो बोध और सृजनात्मकता, भाई देखा जाए तो विस्तार, अगर बच्चे को समझ में आ गया तो ये भी विस्तारित चीज़ है। सृजनात्मक तो बच्चा दिखा रहा है, ये दोनों चीज़ें विस्तारित लग रही हैं, तो फिर फंस गए। तो आप दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर क्या, आप देखो पॉजिटिव वर्ड्स मेरे, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो भाई दोनों में ही पॉजिटिव है, तो आप फिर फंस गए। तो फिर आप तीसरी चीज़ देखो, देखो जो ये 1, 2, 3 यानी कि विस्तार, पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरे नंबर पर आता है क्वेश्चन। जब आप फंसोगे तो इन 3 चीज़ों को ट्राई करना, आपको 100% आंसर मिलेगा। 2 ने काम नहीं करी, तीसरा आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल कितने आयत, आप देख के इसमें आयत बताना पड़ेगा। तो इसमें आप सृजनात्मकता तो नहीं दिखा सकते कि कुछ भी चीज़ बोल दो, इसमें को आपको समझना पड़ेगा, इसको समझने के बाद फिर उत्तर देना पड़ेगा। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 2 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए ठीक है? तो भाई देखो ठीक वही है, वृद्धि के लिए है, अच्छा वही है जो पॉजिटिव है। तो हम क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। पहला देखो, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पद जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। देखो जब गणित की जो टर्म्स होती हैं वो एक से ज़्यादा हों, यानी एक या 2 से ज़्यादा हों, तो देखो यहाँ पे सम भी है, विषम भी है, भाज्य भी, अभाज्य भी है, और इतनी सारी चीज़ें बच्चा अगर सीख रहा है तो ये जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव है। दूसरा देखो, कोई सामूहिक परियोजना पॉजिटिव। प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों, स्कूल में जो सदन प्रणाली होती है, आप लोग भी स्कूल में गए हो तो उसमें सदन बने होते हैं, में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो देखो इसमें भी खेलेगा भी बच्चा, खेल से भी सीखेगा, कला से सीखेगा, संस्कृति, शैक्षिक क्रियाकलाप यानी कि CCA जो है उनसे सीखेगा।
तो यहाँ पे भी बहुत विस्तार है, तो ये भी पॉजिटिव है आपका, है ना। अब तीसरा देखो, कक्षा में संख्या व प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रतियोगिता नेगेटिव है। भाई आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो 5 साल से लेके 10 या 12 साल तक का बच्चा होगा। अरे भाई इन बच्चों में क्या प्रतियोगिता कराओगे, इन बच्चों को में प्रतियोगिता मत कराओ, प्रतियोगिता नेगेटिव है। कोई कार्यपत्रक भी नेगेटिव है। कार्यपत्रक एक तरह का अभ्यास होता है और इस उम्र के बच्चे अभ्यास करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने हाथों से चीज़ों को करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करना चाहते हैं, ये कार्यपत्रक नहीं करते हैं। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि प्रॉपर नेगेटिव हैं ये। आप पहले और दूसरे में देख लो, फंस गए हम। मैंने जैसा ही बताया, जब फंस जाओ तो पहली चीज़ देखो विस्तार, दूसरी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव और तीसरी चीज़ क्वेश्चन। जब इन दोनों से काम ना चले तब तो पहला देखेंगे विस्तार। अब मैं विस्तार ही अगर देखता हूँ, देखो यहाँ सिर्फ पहेली की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि इसमें बच्चा समूह में सीखता है और ज़्यादा सीखता है। और देखो यहाँ ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, कला संस्कृति शैक्षिक कार्यक्रम सब चीज़ों की बात हो रही है, जो सदन बने हुए हैं उन चीज़ों की बात हो रही है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है या जो वहाँ की जो पाठ्यचर्या उसके बारे में होती है। तो दूसरे वाले में विस्तार ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से ये आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगी हो क्लास अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, गाइडेंस के लिए, एनीथिंग। सीटेट को क्लियर करने के लिए आप जो भी चाहते हो वो आपकी सारी मदद मैं करूँगा और आपका सीटेट जरूर क्लियर कराऊँगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में और आप मुझे ज़रूर ये भी बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है यहाँ पे।